नमस्कार। मैं राजेश वर्मा, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष। आज बीजेपी के फेसबुक लाइव पर आप सब लोग का अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और आज हम सब लोग के बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी हम सब लोग के बीच में जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और हम सब इसके लिए आभारी भी हैं कि आज आपने समय निकाल करके इस भारतीय जनता पार्टी के फेसबुक लाइव में आप जुड़ करके जनता के भी कुछ सवाल होंगे, कुछ हम सब लोग के मन में भी जो अपनी 9 वर्ष के सरकार की उपलब्धि को लेकर के ऐसे कुछ प्रश्न होंगे। इस माध्यम से आप जनता के बीच में इस फेसबुक लाइव से जुड़ने वाले हैं। आज के सेशन का जो मुख्य रूप से नाम है वो अपना जो विषय है 9 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से 9 वर्ष में सेवा का काम किया है और सुशासन की सरकार दी है और गरीब कल्याण के लिए अनेकों हजारों काम किए हैं, ये विषय आज हमारे हैं। और निश्चित रूप से इस पूरे 9 वर्ष के अभियान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरे महीने भर का कार्यक्रम बनाया है। हम हर कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच में जुड़ रहे हैं, जनता को जाकर के 9 वर्ष की उपलब्धियों को भी बता रहे हैं। बिहार बीजेपी ने इसी कड़ी में अपना एक फेसबुक लाइव भी क्या एक सीरीज प्रारंभ किया है। आज इस सीरीज के प्रथम सीरीज में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हम सब लोग के बीच में, मैं पुनः आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर के संपर्क अभियान के माध्यम से 9 वर्ष की उपलब्धियों को भी बताएंगे, लेकिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के मन में और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो 9 वर्षों में महसूस किया है मोदी जी की सरकार में, मोदी जी की उपलब्धियों को जो महसूस किया है, तो मैं सीधा प्रश्न मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से करना चाहूंगा कि अध्यक्ष जी, और चूंकि पूरी बिहार की जनता आपको देख रही है बिहार बीजेपी के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी को उन विचारों को भी सुनना चाहती है आपके मुख से, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कि 9 वर्षों में आपने क्या ऐसा देखा है जो आज के संदर्भ में जनता के बीच में विषय जाना चाहिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, नमस्कार। मैं आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद इस फेसबुक लाइव के माध्यम से देता हूं कि 9 वर्ष जो सुशासन, गरीब कल्याण के कार्य किए गए, ये ऐतिहासिक कार्य है। देखिए, पक्का मकान, मैं छोटी बात कर रहा हूं कि पक्के मकान 1985 से बनने शुरू हुए इस देश में, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं था कि इसको पूरा कब करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि 24 तक सभी को स्वीकृत कर देना है। देश में जितने गरीब हैं उनके लिए घर तय करना है। बिजली आपने देखा कि 2014 में उन्होंने तय किया कि नहीं, 18 तक बिजली के पूरे और तार और खंभे जो है गांव गांव पहुंचा देना है। आज कमिटमेंट किया है कि नल जल का पानी पहुंचाना। ये प्रधानमंत्री के स्तर पर पहले चीजें नहीं होती था। शौचालय, आप सोचिए कि शौचालय कोई नहीं सोचता होगा। पहले देश की बहनें, देश की माताएं चिंतित रहती थी कि दिन के उजाले में शौचालय कैसे जाए। लेकिन आप समझिए कि प्रधानमंत्री जी ने कमिटमेंट किया लाल किले से कि हम एक एक घर तक शौचालय पहुंचाने का काम करोड़ों में। मतलब आप समझिए कि प्रधानमंत्री बनने के पहले 50% लोगों के भी घर में शौचालय नहीं था। आज लगभग 100% मैं कह सकता हूं कि 100% तक भारत की सरकार ने पहुंचाने का काम किया। खाना 80 करोड़ लोगों को सीधा खाना कोई सरकार दे सकती है? लोग कहता है सरकार खाना देता है क्या? यह सरकार खाना भी देती है। यही है मोदी जी का जादू कि सीधे लोगों को घर तक अनाज पहुंचाना। यह सिर्फ मोदी सरकार कर सकती। लोग सोचिए, दुनिया में जब भी भारत खड़ा होता था, कभी इन्फ्लुएंजा आया, कभी स्वाइन फ्लू आया, कभी चेचक आया, कभी हमको टीका तुरंत नहीं मिला। आज दुनिया में हम लीड कर रहे हैं, हम दूसरे देशों को दे रहे हैं। 67 ऐसे देश हैं जिसको हम लोगों ने एक तरह से टीका
टीकाकरण का डोज उपलब्ध कराया। अपने देश में 220 करोड़ लोगों को, जिसको बहुत लोगों को डबल डोज भी लगा, सबको कोरोना का वैक्सीन पहुंचाने का काम किया। यह है कमिटमेंट। ग्रामीण इलाके में जितनी सड़कें बनती थी उसके दुगने सड़क नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। लगभग 7 लाख किलोमीटर सड़क बनाया। जो जहां 5 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनते थे, आज 35-36 किलोमीटर पर डे बन रहा। जहां एयरपोर्ट मात्र हमारे पास 74 थे, आज लगभग 150 एयरपोर्ट समाज तैयार हो, और आगे भी पाइपलाइन में है। ये 200 पूरे हो जाएंगे 2024 के पहले। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, देश का स्वाभिमान और देश में रेवेन्यू कलेक्शन कराने का तरीका। कांग्रेस पार्टी कहती है कि मैंने ही देश में ये काम किया। नीम कोटेड यूरिया सीधा किसान से जुड़ा हुआ है। किसान को पहले 2-2 हजार करके 3 बार, एक बार भी सरकार दे सकती है, लेकिन 3 बार इसलिए देती है क्योंकि वो खाद, बीज, पानी की व्यवस्था करने का चिंता करे। और 3 फसल हम बहुत जगह करते हैं। सरकार एकदम तय कर चुकी है कि नीम कोटेड यूरिया, नैनो यूरिया, अभी हमारे यहाँ बिहार में लगभग 8,000 करोड़ रुपया लगाकर जो यूरिया की पूरी फैक्ट्री तैयार की गई, अभी गोरखपुर में चालू हो गया। अभी मैं गया था मोतिहारी और बेतिया, लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ गोरखपुर से आते हैं खाद का जो पूरा बैग है। हमने कहा वो मोदी जी ने बनाया। अब मैं बिहार में भी ये प्रोडक्शन शुरू होने वाला है, तो बिहार के तो सभी किसानों को यूरिया कहीं बाहर से नहीं खरीदना पड़े। और जो डंप हो गया था आज से 30 साल पहले, उसको डंप कर दिया था, यूरिया घोटाला हुआ और वो खत्म हो गया। एनटीपीसी के मामले में देखिए, अभी क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कमिटेड है, गांव तक बिजली पहुंचाया, घर तक बिजली पहुंचाया। अब ये काम चल रहा है नो पावर कट की कंसेप्ट को आगे बढ़ाना है। बिजली कटे नहीं, स्टेबलाइजर की जरूरत पड़े नहीं, इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़े, सोलर एनर्जी को हम लोग कंसेप्ट में अपने सभी घरों से कैसे कनेक्ट करें, मीटर नेट मीटरिंग का प्रयोग हो, इन चीजों पर। और आज देखिए भारत कहाँ खड़ा है, भारत का गौरव कहाँ खड़ा है कि जिस दुनिया में हम 11वें-12वें स्थान पर थे इकोनॉमी के तौर पर, आज हम 5वें स्थान पर। और दुनिया के इकोनॉमिस्ट आज कहने लगे कि भारत यदि इसी तरह बढ़ता रहा तो ज्यादा दिन नहीं है कि यह 3रे स्थान पर भी आ जाए। हम लोगों ने इंग्लैंड जैसे इकोनॉमी को पीछे किया। तो ये दुनिया में दिख रहा है कि हम लगातार बढ़ रहे हैं, चीजों को विकसित कर रहे हैं, भारत बढ़ रहा और सम्मान ऐसा बढ़ा कि दुनिया में युद्ध होता है तो युद्ध रोकने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम ऐसे भारत से आए हैं जिस भारत में मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी हैं और शांति के प्रतीक गौतम बुद्ध भी हैं। और आप देखिए, जब यूक्रेन का लड़ाई शुरू हुआ रसिया और यूक्रेन में, तो नरेंद्र मोदी जी ने कैसे युद्ध को रोकवा दिया और हिंदुस्तानी को निकाला। हिंदुस्तानी के बदले भले वहां से बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, नेपाली, कई लोग दूसरे देशों के भी लोग निकल आए। तो यही तो हमारा गौरव है कि आज भारत यदि श्रेष्ठ दिख रहा है तो वो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व दिखता है। कहाँ ऑस्ट्रेलिया के लोग कह रहे हैं कि ये तो बॉस हैं दुनिया के, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सब दिन कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, प्रधान सेवक हूं। और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता सेवक के तौर पर काम करते, कहीं दूसरे के स्तर पर काम नहीं करते, एकदम सेवक और सेवक के ही तौर पर काम करने का काम पार्टी कर रही है। मैं अध्यक्ष जी से जुड़ूंगा फिर अपने दूसरे प्रश्न के साथ। तब तक हम सब लोग के बीच जुड़े हुए हैं अपने इस फेसबुक लाइव में मृत्युंजय कुमार जी, और मृत्युंजय कुमार जी के भी कुछ प्रश्न हैं। मैं वो प्रश्न सीधा अध्यक्ष जी से पूछता हूं। मृत्युंजय जी ने कुछ प्रश्न किया है। राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत की बुराई करते हैं अध्यक्ष जी, ये उनका प्रश्न है। अगर वह पीएम बन गए तो क्या होगा इस देश का? देखिए, राहुल गांधी जी
तीसरी चौथी बार सांसद हैं, लेकिन वो प्रासंगिक नहीं हो पाए भारत के विकास के प्रति, भारत के सम्मान के प्रति। दुनिया में जब हम जाते हैं तो भारतीय बनकर जाते हैं, कोई कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बनकर। मेरा आग्रह भी होगा राहुल गांधी जी से, 50 वर्ष से अधिक उम्र है, ये दुनिया में जब भी जाए, ये भारत की बात है, हम लड़ेंगे। हिंदुस्तान में रहकर, अलग अलग पार्टियों में रहकर लोकतंत्र के लड़ाई लड़ना चाहिए, इसमें कहा तो मत। लेकिन जब भारत की बात आए तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, इनके पीठ पर हम खड़े रहे। ये हमारा सम्मान है। प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये संवैधानिक पद है। और भारत राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, भारत की बातों को विचार में रखते, इसलिए यह कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। मेरा स्पष्ट मानना है कि भारत को विकसित करने के लिए जितना सत्ता पक्ष की जरूरत है, उतना ही उनके विरोधियों का भी पक्ष है। और ये लोकतांत्रिक पार्टी, यहाँ कोई राजतंत्र नहीं है, यहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र में भारत को खड़ा करने के लिए विरोधी को साथ देना चाहिए। जब भारत के दुनिया में हम जाते, हिंदुस्तान के अंदर अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था का चिंता करना चाहिए, क्योंकि उनको ये लगता होगा कि उनकी दादी ने 21 महीने तक इमरजेंसी लगाया, 21 महीने तक। उनके जो परदादा थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, क्योंकि वो कृपा पात्र थे और देश के प्रधानमंत्री बने, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में बाद में बने, पहले कृपा पात्र पर प्रधानमंत्री बने और उनके पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं था। इसलिए उनको लगता होगा कि इस देश में कोई गरीब का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, मैं ही बनूंगा, इसलिए ये चिंता लगती होगी उनको। नहीं, ठीक कहा आपने। और हम सब लोग के बीच में भी जुड़े हैं अपने अमरजीत वर्मा जी। आपके भी प्रश्न है अध्यक्ष जी उनसे। उनका प्रश्न है कि आपको क्या लगता है, जो पटना में महागठबंधन की बैठक विपक्षी दलों के जो मजबूती करने के लिए यहाँ बैठक आयोजित की गई है, उसमें आपके विचार क्या है, ऐसा मनीष वर्मा जी आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, विपक्षी एकता होनी चाहिए, स्वाभाविक है। कोई सरकार काम कर रहा है तो उसके खिलाफ लोग होते हैं, लेकिन विपक्षी एकता में यह दिखना भी तो चाहिए कि सब एक है। यहाँ सब विचारधारा अलग है, कोई जेपी के खिलाफ आए थे, कोई जेपी के साथ आए थे, कोई जेपी के विचारधारा को बढ़ाने आए थे। आज लगभग 15-16 पार्टियां बिहार आ रही हैं और उनसे जब आप पूछिएगा कि आपके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन है, तो जिस पार्टी के नेता आएंगे, टीएमसी से पूछिएगा तो कहेगा ममता दीदी देश के प्रधानमंत्री के लायक है। कांग्रेस पार्टी से पूछिएगा तो कहेंगे राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। जनता दल यूनाइटेड से पूछिएगा तो कहेगा नीतीश कुमार जी उम्मीदवार हैं। राजद से पूछिएगा तो कहेगा लालू प्रसाद जी उम्मीदवार हैं। इस टाइप से देश में ऐसे नहीं चलता है। देश जनता जानती है, खिचड़ी सरकार नहीं बनाएगी जनता, इतना जरूर भरोसा है। मैंडेट देगी, क्योंकि मजबूत सरकार की आदत इस देश को है और मजबूत सरकार चलने से देश का गौरव बढ़ता है। और जब भी ये लोग ये भी सपना देख रहे हैं कि हम लोग 14-15 पार्टी मिलकर सरकार बनाएंगे तो इसमें से 10 आदमी प्रधानमंत्री 5 साल में हो जाएंगे, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना। याद कीजिए इतिहास को, जब इंद्र कुमार गुजराल जी थे, देवगौड़ा जी थे, तो कोई 6 महीना, कोई 8 महीना इस तरह सरकार चलाए। बीपी सिंह जी हो, चंद्रशेखर जी हो, गठबंधन इसी तरह चला है। इसलिए देश को विकसित करने के लिए जनता पूरी तरह तैयार है कि देश में नरेंद्र मोदी की ही सरकार आगे बने। मतलब कि अमरजीत जी, एक मजबूत सरकार, मतलब एक कंफ्यूज सरकार नहीं, एक मजबूत सरकार, ऐसा माननीय प्रदेश अध्यक्ष का कहना है। एक मजबूत सरकार इस देश को चाहिए, इसलिए मोदी जी जरूरी हैं। मैं आपके प्रश्न पे आऊंगा, उससे पहले एक प्रश्न मेरे मन के अंदर भी जो है, मैं कार्यकर्ता होने के नाते भी और आपके अध्यक्ष होने के नाते भी, आपने मोदी जी की सरकार को बहुत नजदीक से देखा है, उनके बहुत सारे काम को देखा है।
कई ऐतिहासिक निर्णय जो इस 9 वर्ष के अंदर में हुए हैं, कोई ऐसा एक विषय जो लगता हो जो आपको बहुत बेहतरीन परिवर्तन दिखाई दिया हो देश के अंदर में, तो थोड़ा अध्यक्ष जी मैं चाहूंगा कि इस 9 वर्ष की उपलब्धि के अवसर पे आप जो हमारी सारे समर्थक या जनता जो लाइव है उसको बताएं कि कोई एक बेहतरीन परिवर्तन जो मोदी जी की सरकार में आपको लगा हो। देखिए, गौरवशाली इतिहास को फिर से स्थापित करना, हमारी सरकारें तो कई आई, किसी ने रोड की शुरुआत की, किसी ने स्कूल बनाया, किसी ने पानी पहुंचाया, लेकिन हमारा सम्मान नहीं बढ़ा था, देश और दुनिया में सम्मान नहीं था। आज हमारा हिंदुस्तान का पासपोर्ट आप लेके जाइए, लगेगा डिप्लोमेट आ गया, सम्मान दुनिया में होता है। और नरेंद्र मोदी जी लगातार भारतीय संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। ये भारत है, यहां भगवान राम आए और भगवान राम ने मर्यादा की चीजों को स्थापित किया। भगवान कृष्ण आए, भगवान कृष्ण ने पूरी कूटनीति का, जो चाणक्य नीति जिसको कहते हैं, पूरी कूटनीति इस देश को समझाई। हमारे यहाँ महापुरुष आते हैं, आज भी नरेंद्र मोदी जी इस देश को श्रेष्ठ बनाने। देखिए, सरकार को कश्मीर से कन्याकुमारी, हमारी पार्टी के लोग झंडा बैनर लेके दौड़ते थे कि कश्मीर हमसे अलग नहीं हो सकता। और 1952 से भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी 1980 से कंधे पर झंडा लेकर कहती थी, नहीं चलेगा दो विधान, नहीं चलेगा दो प्रधान, नहीं चलेगा दो निशान, और पूरे कंसेप्ट को बदला। आज कश्मीर भी भारत है, और आप कश्मीर से कन्याकुमारी जाइएगा तो कन्याकुमारी भी आपको भारत दिखेगा। यही है, आज एक दूसरे के कल्चरल हम चीजों में जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। आप देखिए, जिस तरह तमिल और यूपी का संगम हुआ, बनारस संगम, ये दिखलाता है कि हम पूरी तरह सोशल, सामाजिक, कल्चरल सब एक हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी ये भी जानकारी दुनिया को नरेंद्र मोदी जी देते हैं कि दुनिया के सबसे प्राचीन भाषा हमारा तमिल है। सब सोचता था कि अंग्रेजी होगा, हिंदी होगा, लेकिन हमारे यहाँ सबसे प्राचीन भाषा तमिल है। ये दुनिया को बताने का काम। योग, आप सोचिए, शरीर के फिट के लिए योग कोई प्रधानमंत्री अपने दिनचर्या को लाता है क्या? पूरे दुनिया को सिखा दिया। 167 देश को प्रधानमंत्री जी ने इससे कनेक्ट किया, चीजें इसमें व्यवस्थित किया और चिंता की। आज सभी लोग, योग से किसका फायदा होना? जो योगा करेगा। कचरा प्रबंधन कोई सरकार सोचती नहीं थी। शौचालय की शुरुआत लोगों ने जब की, कचरा प्रबंधन की शुरुआत किसी ने की, अपने से झाड़ू देने के लिए उतर गए। इसलिए कि पूरे देश के भाजपा के कार्यकर्ता या आम नागरिक को किसी को शर्म नहीं है कि जब देश का प्रधानमंत्री आप कचरे को साफ कर सकते हैं, झाड़ू लगा सकते हैं, तो किसी को प्रॉब्लम ही नहीं हो सकता। देश का गौरव बढ़ा, अध्यक्ष जी ऐसा बता रहे हैं, और जो बड़ी उपलब्धि हुई है। इसी बीच में हम सब लोग के साथ अपने उज्जवल कुमार जी जुड़े हैं। उज्जवल जी, आपके भी जो प्रश्न है, मैं सीधा अध्यक्ष जी से उस प्रश्न को करता हूं आपके तरफ से। जदयू राजद बार बार आरोप लगाती है कि भाजपा आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है बिहार के लिए। जिस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल ने 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में सरकार चलाया, उसने किसी को आरक्षण नहीं दिया, ना पिछड़ों को, ना अति पिछड़ों को, ना दलित को, ना उच्च जाति के किसी वर्ग को। तो दिया किसको? किसका आरक्षण बचाओगे? देखिए, इस देश में 4 तरह की आरक्षण की व्यवस्था हो। पहली बार एससी और एसटी वर्ग को आरक्षण जब मिला तो 1950 में, तब भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भारत की सरकार में थे, संविधान सभा में थे, अंबेडकर जी के साथ थे,
तो ये पूरी व्यवस्था पहली शुरुआत हुई। कर्पूरी ठाकुर जी 2 बार मुख्यमंत्री हुए, 67 में और 77 में। तब भी भाजपा जनसंघ का उस समय स्वरूप था। कैलाशपति मिश्र जी उनके पीठ पर खड़े रहे, और जो पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ों को आरक्षण दिया, समान महिलाओं को आरक्षण दिया, उसमें भी भाजपा सरकार में थी और समर्थन कर रही थी। यही कांग्रेस पार्टी उसका विरोध कर रही थी। मंडल कमीशन आया सर। मंडल कमीशन, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 197 सांसद कांग्रेस पार्टी का था, मतलब 200 सांसद, 143 सांसद आपको जनता दल का था। तो सरकार तो किसी की नहीं बन रही। हम जिसके साथ जा रहे थे, भाजपा के लोग, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, इन दोनों के नेतृत्व में 82 सांसद थे, और वो जिसके साथ जाते उनकी सरकार बनती। और मंडल कमीशन भाजपा नहीं होती, क्योंकि कांग्रेस विरोध कर रही थी, तो भाजपा नहीं होती तो सरकार समर्थन कैसे देती? कांग्रेस पार्टी के साथ यदि बीजेपी गई होती तब तो मंडल कमीशन पास ही नहीं होता। मंडल कमीशन भी पास कराया भाजपा के लोग, लेकिन बाद में जब लगा कि मंडल और कमंडल का लड़ाई नहीं हो, तो कमंडल का भी यात्रा किया और दोनों को साथ मिलाया। उत्तर प्रदेश में जनता ने अपार बहुमत दिया। बिहार में भी सांसद और विधायक हमारे अधिक जीते। देखिए, जो पार्टी कभी किसी को आरक्षण राष्ट्रीय जनता दल ने नहीं दिया, वो पार्टी कहती है कि मैं आरक्षण खत्म नहीं होगा। ये विडंबना है बिहार की राजनीति। कोई रोल नहीं है राजद का। 2001 में बिहार में पंचायती राज का चुनाव हुआ, 2002 में नगर निकाय का चुनाव हुआ, लेकिन राजद ने किसी को आरक्षण नहीं दिया। वही जब एनडीए की सरकार 2005 में बनी, तो 2006 में आरक्षण पिछड़ों को, दलितों को यदि कोई दिया तो एनडीए की सरकार दी। तब भी सुशील मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा खड़ी थी और सरकार बना रहे। फिर जब इस देश में लगा कि उच्च जाति समाज में भी लोग गरीब हो रहे हैं, सामाजिक संरचना में पीछे हुए, आर्थिक रूप से गरीब हुए, उनकी भी चिंता। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जब देश में पहली बार अति पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री बना, चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री, तो उच्च जाति के गरीबों के लिए भी चिंता किसी ने किया? नरेंद्र मोदी की सरकार। यह है आरक्षण फॉर्मूला, सबका साथ सबका विकास। ये अपना विकास की बात नहीं है, सबको साथ लेकर चलने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। इसलिए आरक्षण में 100% भाजपा ने समर्थन देकर दलित समाज को, आदिवासी समाज को, पिछड़े समाज को, अति पिछड़े समाज को, उच्च जाति के गरीबों को आगे लाया। और इसके साथ साथ आप देखिए, भाजपा के सहयोग से 3 बार राष्ट्रपति हुआ। एक बार जब सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो अब्दुल कलाम जी को देश का राष्ट्रपति, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2 एब्सोल्यूट सरकार बनी, और दोनों बार, एक बार दलित समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद जी को बनाया, और इस बार आज तक कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति नहीं हुई थी। पहली बार द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से राष्ट्रपति। ये है हमारा 75 वर्ष का इतिहास कि हम पहली बार अभी कर रहे हैं। यही है मोदी जी का काम। बात देखिए आपने, और मैं कई प्रश्न के साथ फिर जुड़ूंगा आप लोगों, लेकिन इसी बीच में माननीय मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं, और बिहार को लेकर के माननीय मोदी जी ने कई ऐसे विकास के काम को किया है। तो मेरा प्रश्न होगा कि
बिहार से जो उन्होंने डेवलपमेंट के काम किए हैं 9 वर्षों में, बिहार के लिए क्या क्या किया है, एक बार थोड़ा इस पे भी आपके विचार इसमें आए। 9 वर्षों में बिहार के लिए मोदी सरकार ने क्या क्या किया है? देखिए, बिहार के ग्रामीण इलाके में, शहरों में, हमको याद है मुखिया जी लड़के आते थे, उनको 10 लाख रुपए तक मात्र पैसे मिलते थे, और जो 15 फाइनेंस था उसमें भी राशि बहुत कम होती थी। आप सोचिए कि 14 के पहले की सरकार, जहां 13 फाइनेंस और 12 फाइनेंस था, उन दोनों में मिलाकर 7,000 करोड़ रुपया मिला। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब 14 में बनी और आज 2023 तक, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जहां 7,000 करोड़ रुपये मिलते थे, आज वहां 25,000 रुपये गांव के विकास के लिए मिला। शहरी इलाकों में 1 करोड़ से अधिक पूरे देश में पक्के मकान बन रहे हैं, उसमें से बड़ा हिस्सा हमारे यहां मिला। 38 लाख घर बनकर तैयार हो गया, और अभी लगभग 15 लाख घर अभी पाइपलाइन में है। पक्के मकान, आप समझिए कि जिस बहन के नाम से पक्का मकान मिला होगा, वो तो एक तरह से लाखपति हो गए जिस दिन उनको मिला। 1.5 लाख रुपया के लमसम उनको राशि मिल रहा है शौचालय लगा के। तो बिहार के परिवेश में आप समझिए कि 1,25,000 करोड़ के आज सड़क सिर्फ बन रहे हैं, सिर्फ सड़क। आप जिस सड़क पर चलेंगे, पटना से मोकामा जाना हो तो मोदी जी की सड़क दिखेगी, रजौली से आपको बख्तियारपुर, बिहार में नहीं देश में सबसे बड़ा एलिवेटेड सड़क बन रहा है, ये मोदी जी ने बनवाने का काम किया। गंगा का हम लोग के लिए सबसे बड़ा नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार का इशू था कि महात्मा सेतु पुल जो है पूरी तरह डैमेज था। पूरे स्ट्रक्चर को बदलकर लगभग 2200 करोड़ रुपया खर्चा करके एक नया ब्रिज किया। और सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय 3 बड़े ब्रिज की शुरुआत हुई, पूरी तरह अधूरा पास था। एक निर्मली का, दूसरा मुंगेर का, और तीसरा जेपी सेतु सोनपुर। ये तीनों ब्रिज को भी पूरा नरेंद्र मोदी की सरकार ने कराया। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम लगातार नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज हेल्थ कार्ड, गरीबों को सबसे बड़ा चिंता होता था आयुष्मान भारत की चिंता, और आयुष्मान भारत में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार के 2 करोड़ परिवार जो भी बीपीएल धारी हैं, सभी बिहार वासी को, बीपीएल धारियों को आयुष्मान भारत के माध्यम से इलाज हो सकता है 5 लाख रुपए। उसको किसी की चिंता नहीं करना, किसी का इंतजार नहीं करना। तो भारत में इतनी बड़ी कल्पना के साथ आना, जहां हमारी बहनें गैस का चूल्हा पर पूरा जीवन व्यतीत कर देती थी, ये लकड़ी के चूल्हे पर, और एक बार खाना बनाने का मतलब था कि लगभग 450 सिगरेट की धुआं उनके शरीर में जाती थी। वो सारी व्यवस्था को बदला। आज 12 बजे दिन में भी किसी घर में आप जाएंगे तो आपको चाय मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, गर्म खाना। उसका कारण है कि नरेंद्र मोदी जी ने इन सारी व्यवस्था को घर घर तक पहुंचाया। देखिए एयरपोर्ट्स, मैंने एयरपोर्ट की चर्चा किया पिछले बार। आज गरीब व्यक्ति जो चप्पल पहनता है, वो भी आराम से प्लेन पर चढ़कर दिल्ली, बॉम्बे, अमेरिका चला जा रहा है। यह नरेंद्र मोदी जी की उड़ान की सुविधा है। हमारे यहाँ तो कम एयरपोर्ट बन पाए, लेकिन हम देखते हैं कुशीनगर, गोरखपुर, बनारस, हमारे बगल में देवघर, बागडोगरा। अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूर्णिया का जमीन जब उपलब्ध हुआ तो तुरंत वहां सैंक्शन किया। दरभंगा यहाँ देश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला जगह मिल गया। तो देखिए पूरी चीजों की स्थापना का काम बिहार को कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर रहे हैं।
मेडिकल का काम आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 1700 एडिशनल पीएससी, पीएससी, हेल्थ सेंटर बनाने के लिए भारत सरकार ने राशि उपलब्ध की। आप बनाओ, लगभग 150 जगह पर जो कोरोना की स्थिति को देखा तो यह पता चला कि कोरोना के बाद वहां गैस की कमी होती थी। तो बड़े बड़े प्लांट अभी तो आप सब देखेंगे बंद पड़े होंगे। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कहा कि कोई ऐसा जिला नहीं हो जिस जिले में मेडिकल की कॉलेज की स्थापना नहीं हो। जहां मात्र 350 कॉलेज हुआ करते थे देश में, आज लगभग 800 से अधिक कॉलेज हो गए। जहां यूनिवर्सिटीज मात्र 500 होते थे, वहां 1200 यूनिवर्सिटीज हो गए। ये सारी व्यवस्था की पूरी कल्पना देश में चलाई जा रही है। बिहार में भी कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाए गए। पूसा यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, मोतिहारी में यूनिवर्सिटी बनाया गया, गया में यूनिवर्सिटी बनाया, गया में आईआईएम का काम हो रहा है, आपको बिहार में आईआईटी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। तो पूरे बिहार की कल्पना ये थी कि हम सबसे ज्यादा रोजगार पैदा यहां करें। ये चिंता नरेंद्र मोदी जी की रही है। बिहार पूरे देश में जाता है और देश में जाकर या तो हम मजदूरी करते हैं या पढ़ाई करके सरकारी नौकरी लेते हैं। तो हम बिहार में इन चीजों को स्थापित करें, इसकी शुरुआत कराया। अभी हम सब लोग के बीच में करण शर्मा जी जुड़े हैं और करण शर्मा जी के बहुत ही तीखे सवाल भी हैं। सुशासन से कुशासन के प्रतीक बने नीतीश कुमार जी का पोल आप लगातार खोल रहे हैं। आप लगातार सरकार पर भी विपक्ष की भूमिका के नाते, विपक्ष के एक प्रकार से आपकी भूमिका में है प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, आप विपक्ष के नाते एक जो सकारात्मक होता है सरकार पे आप हमला भी बोल रहे हैं। लेकिन इससे जो उनकी छवि धूमिल हो रही है नीतीश कुमार जी की, सरकार की भी छवि धूमिल हो रही है, तो ऐसा तो नहीं कि किसी मामले में आपको फंसाया जा सके? और क्या आपको कोई डर नहीं लगता है आप इस प्रकार से हमलावर रहते हैं, मतलब एक सशक्त विपक्ष के? एकदम बेफिक्र रहिए। हमको तो लालू प्रसाद जी ने जेल भिजवाया, यही नीतीश बाबू चलते। 1995 में लालू प्रसाद जी ने मेरा घर तोड़वा दिया, लालू जी ने हमको जेल भेजा, मेरे 22 लोग, मेरे परिवार के लोग जेल में रहे। वो गैंग वार था, 2 लोग लड़ रहे थे, हम लोग फंस रहे थे। तो हम वो डंस झेल चुके हैं। यही नीतीश कुमार जी, क्योंकि हम लोगों ने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार इन्हीं को बनाया था और ये आंदोलन किए मेरे लिए, ये हमारे परिवार को जानते हैं, इनके लिए जेल गया मैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने इसलिए मैं जेल गया और कोई कारण नहीं था। आज भी मैं एकदम स्पष्ट रहता हूं, चीजें स्पष्ट तौर पर बतानी चाहिए। खराब है, अच्छा है, नीतीश जी का मैं व्यक्तिगत दुश्मन नहीं हो सकता। व्यक्तिगत तौर पर बिहार के वो मुख्यमंत्री हैं, बिहार के नेता रहे हैं लंबे समय से, हम लोगों ने भी उनके साथ काम किया। राजनीतिक लड़ाइयां हमारी और उनके विचारधारा की है और विपक्ष का काम है सरकार के चीजों को एक्सपोज करना। लेकिन अब कुछ लोग लगे रहते हैं, इन पे केस करो, उन पर केस करो, अरे सकारात्मक राजनीति करो, ये करना चाहिए। अब करने वाला करेंगे और हम लोग लड़ने वाले हैं, लड़ेंगे। अभी दूसरा प्रश्न है, नवल किशोर यादव जी हम सब लोग के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग के यूजर हैं नवल किशोर जी। भाजपा, इनका प्रश्न है कि भाजपा नीतीश कुमार को मेमोरी लॉस सीएम कहती है, इसका कारण क्या है? देखिए, ये एक उम्र के बाद नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि बहुत से लोग राजनीति से, जिनको धीरे धीरे एक रिटायरमेंट प्लान की कल्पना करनी चाहिए। और नीतीश बाबू बुजुर्ग भी हो गए, बूढ़े भी हो गए और 18 साल, जो बच्चा जन्म लिया होगा वो 18 साल के हो गए। नीतीश बाबू की ही सत्ता उसने
आंख खोला तो नीतीश बाबू का राज था और 18 साल आज हो गए। तो मेमोरी लॉस इसलिए हम लोगों ने कहा कि देखिए, सदन सबसे बड़ा स्थान होता है जहां सारे चीज रिकॉर्ड होते हैं। नीतीश बाबू ने कहा कि मैं देश का गृह मंत्री था तो मैंने ये किया। दरभंगा में कहा कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं। नीतीश बाबू ने कहा बिहार सिर्फ मैंने बनाया। नीतीश बाबू ने कहा कि हम जो है, मेरे पहले कोई नीतीश था ही नहीं। तो अब देखिए, गार्जियन है, बुजुर्ग हैं, उनके खिलाफ कोई व्यक्तिगत झगड़ा या ईर्ष्या भी नहीं, लेकिन राजनीतिक लड़ाई है। हम लोगों ने जरूर आग्रह करते हैं कि इनको जो पर्ची देता है या प्रॉम्प्टर की भूमिका में जो लोग हैं, ऐसी स्थिति में तो उनको खुद प्रूफ कर रहा है। वो पर्ची लेके पढ़ते हैं, उसके बाद प्रॉम्प्टर की भूमिका में 2-3 साथी हमारे रहते हैं। तो भाई, प्रॉम्प्टर तो हम लोग ड्रामा में देखते थे, ड्रामा के बदले लाइव देखना मिल रहा है। तो ये चिंता का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश बाबू बिहार की सेवा लगातार करते रहे, आगे भी करें, अच्छे से करें, लेकिन हम लोग विरोधी हैं तो अपनी बात उनका उजागर करते रहे। अभी आशुतोष मिश्रा जी भागलपुर से हम सब लोग के साथ जुड़े हैं। आशुतोष जी के भी एक प्रश्न है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए बेचैन नीतीश कुमार जी को आपका क्या सुझाव है? नहीं, प्रधानमंत्री जी तो अब तो उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि नीतीश बाबू अब उम्मीदवार नहीं। हमको तो व्यक्तिगत बहुत धक्का लगा, चोट लगा है कि नीतीश बाबू एनडीए से सिर्फ इसलिए अलग हुए थे कि वो उनको लोगों ने सपना दिखाया था कि प्रधानमंत्री बने। तो ये हम बिहारी हैं, हम भाजपा के नेता जरूर हैं, लेकिन बिहारी भी हैं। हमको तो धक्का लगा कि भाई, नीतीश कुमार जी जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, उनको एनडीए से अलग करके महागठबंधन में ले लिए और उनको अब सपना भी नहीं देखने देंगे। क्या सपना देखने का भी राइट महागठबंधन के लोगों ने उनका खत्म कर दिया। बहुत अभी मैं आपके प्रश्न से जुड़ूंगा, लेकिन उससे पहले एक मेरे मन के अंदर भी जो प्रश्न है अध्यक्ष जी, कि आने वाले समय में आप भारत का भविष्य कैसा देखते हैं? देखिए, भारत की गाड़ी चल पड़ी है। जीएसटी का मतलब, देखिए, पहले कोई भी फैक्ट्री से सामान निकलता था तो गेट पहुंचते पहुंचते 3.5% टैक्स एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता था। अभी हाईएस्ट यदि टैक्स देना है तो 28% टैक्स देना होता है। वैट का कंसेप्ट खत्म हुआ, जीएसटी मतलब वन नेशन वन टैक्स का कल्पना आया। आप देखिए, आज के तारीख में जीएसटी में लगभग 2.25 लाख करोड़, 1,87,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू वसूले जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? पहले कोई सामान खरीदता था तो उससे नागरिक सीधा सरकार को टैक्स नहीं देता। आज एक बोतल का भी पानी खरीदेंगे तो स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स या इंटीग्रेटेड टैक्स, ये तीनों चीजों में से कोई एक टैक्स लगना है और ये सीधा सरकार को मदद करती है। आज आप समझ लीजिए कि क्यों नहीं राज्य सरकारें वैट खत्म करना चाहती है। ये जो पेट्रोल पंप है, सारे पेट्रोल पंप पे आप जाइए और आप देखिए कि टैक्स कितने लगते हैं। यदि 20% टैक्स लगता है भारत सरकार का, तो 60% टैक्स लगता है स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन पेट्रोल बेचने का पूरी बदनामी प्रधानमंत्री। लेकिन देश खड़ा हो रहा है। मेरा ये कहने का मतलब है कि चीजें, राशि जब आपके पास आएंगे तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर के काम कर पाएंगे, देश को आगे बढ़ा पाएंगे। आज दुनिया में भारत का दबदबा इसलिए है कि जिस देश में 2 मोबाइल कंपनियां फैक्ट्री थी, आज हजारों की संख्या में फैक्ट्रियां खड़ी हो। आज हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट तो करते ही थे, हम एक्सपोर्टर हो गए। हम मोबाइल बनाकर दूसरे के देश को देते हैं।
हम दुनिया के तीसरे चौथे स्थान पर ऑटोमोबाइल के पूरे सेक्टर में काम कर रहे हैं। देखिए, एक एक चीज प्लान तौर पर नरेंद्र मोदी जी बढ़ा रहे हैं। और एक पीपीपी मॉडल, जिस देश में यूनिकॉर्न की चिंता नहीं थी, नॉट इवन 1-2% होते थे, आज 100 से अधिक लोग यूनिकॉर्न में, पहले $1 बिलियन उसका कैपिटल है। और स्टार्टअप में लाखों लोग पूरे देश में बिजनेस कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आप रोजगार की चिंता करते हो ना, आप समझिए, ये लोग चर्चा करते हैं कि रोजगार का आपने वादा किया था 2 करोड़। आप जानकर आश्चर्य होगा कि खाली जो ईपीएफ और पीएफ जो सैलरी कटता है, सैलरी से कटता है लोगों का, वो 6.5 करोड़ लोगों का जनरेट हो रहा है इस देश में। आप सोचिए कि 6 करोड़ लोगों का जनरेट हो रहा है। ये स्टार्टअप छोड़ दीजिए, बिजनेस छोड़ दीजिए, चीजें, इस देश में पूरी कल्पना की गई कि हम रोजगार बढ़ाएं। रोजगार का मतलब कुछ पार्टियां समझती है कि सरकारी नौकरी। अरे, सरकारी नौकरी का लिमिटेशंस होते हैं, कोई भी सरकार। अब देखिए, बिहार में ही राजद के लोग कहते थे 10 लाख नौकरी पहले दिन पहले हस्ताक्षर। पहला कैबिनेट तो गुजर ही गया, 20 कैबिनेट से अधिक पार हो गए, क्यों नहीं पूरा कर पाए? क्योंकि यदि सभी वैकेंसी को ये भर देंगे तो पैसा कहां से देंगे? यही नीतीश बाबू ने बताया था। नीतीश बाबू ने मंचों से कहा कि पैसा कहां से आएगा? 1,70,000 करोड़ रुपया चाहिए बिहार के सभी सीटों को यदि भरता हूं। और बिहार का बजट क्या है? 2,61,000 करोड़। और 2,61,000 करोड़ में बिहार का रेवेन्यू है 32,000 करोड़। अब बताइए, बिहार कैसे चलेगा? तो इसलिए पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने पूरे कंसेप्ट को खड़ा किया, रोजगार उत्पन्न किया, 2 करोड़ लोगों को रोजगार का जो कल्पना था उसको धीरे धीरे उंगली जमा पहना रहे हैं। हमने तो 6.5 करोड़ आपको बताया, यह श्रम विभाग का डाटा है। उसके बाद मनरेगा में जो लोग काम कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए, करोड़ों लोग जो सड़क में काम कर रहे हैं, हमारे यहां लगभग 30 लाख करोड़ रुपया का रोड का काम चल रहा है, उसमें छोड़ दीजिए। हम जितने लोगों का ईपीएफ पीएफ जो कटता है उसका रिकॉर्ड में कह रहा हूं कि नए लगभग 6 करोड़ 70 लाख लोगों को रोजगार का यह प्रमाणित प्रमाण पत्र है। किसी को देखना है ईपीएफ और पीएफ के रास्ते देख ले कि श्रम विभाग के पोर्टल पर यह पूरा रजिस्टर्ड है। अभी शालिनी जी के भी प्रश्न इसी से संबंधित था, तो मुझको लगता है शालिनी जी को भी जो प्रश्न आपने शालिनी जी की तरफ से आया है उसके भी एक प्रकार से अभी अध्यक्ष जी ने उस विषय पर रखा है। मैं अब अंत में, चूंकि कई लोग जुड़े हैं, उससे पहले आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर, अब एक कार्यकर्ता के तौर पर आप प्रधानमंत्री से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चाहते हैं आने वाले दिन में प्रधानमंत्री से? एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आप क्या चाहते हैं, क्योंकि करोड़ों कार्यकर्ता की अपेक्षा जो है वो देखिए, मैं तो उनको सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता 3 तरह के विचारधारा के साथ खड़े थे। एक 370 उनको पूरा किया उन्होंने। राम मंदिर, मतलब इस देश के कण कण में मर्यादा, और आप मर्यादा इसलिए मैंने कहा, अंग्रेज आए उनको हमने बसा लिया, मुगल आए उनको बसा लिया, और हमारे धर्म में पूजा की पद्धति बदली, चाहे वो बौद्ध हो, महावीर हो, सिख हो, ये हमारे धर्म से निकले हुए पूजा की पद्धति है। लेकिन सब भुला जाते हैं कि प्रभु श्री राम जो इस देश के मर्यादा थे, उनके लिए किसी ने चिंता नहीं किया। अभी मैं कुछ दिन पहले एक एडिटोरियल में देख रहा था
कि जो जज थे उनके द्वारा यह बताया गया कि हम पे बहुत प्रेशर था कि ऑर्डर मत दो, केस को क्लियर मत करो, फंसा करो। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार बड़ा स्पष्ट है, ना अटकाती है ना भटकाती है, इस देश को बढ़ाती है। तो हम नरेंद्र मोदी जी को कार्यकर्ता की हैसियत से जिस तरह 70 प्लस उम्र होने के बावजूद नरेंद्र मोदी जी लगातार काम करते हैं और सारे देशवासी, सारे देश के कार्यकर्ता और देशवासी को लगातार काम में लगाए हुए हैं, इससे देश बढ़ेगा। और आगे जरूर मैं आग्रह करूंगा नरेंद्र मोदी जी से कि ये जो गौरवशाली इतिहास है हमारा, जो पंडित चाणक्य ने सपना देखा था अखंड भारत का, उस पर काम करना चाहिए। हमारा भारत क्यों टूटा, उस पर जरूर विचार करना चाहिए। अखंड भारत के सपने को और बड़ा करना चाहिए। आज भारत आपने एक कर दिया, लेकिन आज भी कुछ भारत ऐसे हैं जो हमसे अलग हैं। सारे भारत को नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री नहीं कर पाएगा तो कौन करेगा। और कार्यकर्ता को उम्मीद प्रधानमंत्री जी से, और कॉमन सिविल कोड जो एक महत्वपूर्ण चीजें हैं बिहार देश में, इसको भी स्थापित करना चाहिए। किसी भी देश में चाहिए, कानून एक होता, कानून दो थोड़ी हो सकते, मेरे लिए कुछ और आपके लिए कुछ। ये विशेष वर्ग खत्म करना चाहिए। एक एक व्यक्ति एक कानून से चले, इसकी कल्पना करना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी में ये पूरी तरह वो सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के हैसियत से यही आग्रह करेंगे कि देश को श्रेष्ठ बनाने में जिस तरह वो लगे हैं, आगे के दिनों में भी लगे रहें। अभी काफी लोग हम सब लोग से जुड़े हैं इस फेसबुक लाइव पे, जैसे विक्रम जी के भी कुछ सवाल है। विक्रम वाला जी हैं, अपने अजीत स्वर्णकार जी हैं, रितेश सिन्हा जी हैं, एहतसाम रजा जी हैं, राकेश रंजन जी भी, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं। हमारे एडवोकेट दीपमाला सांडिल जी भी जुड़ी हुई हैं हम लोग से, और अपने नंद किशोर मेहता जी भी हैं, नंदन किशोर मेहता जी भी हैं, रवि सिंह जी भी हैं, अभय मिश्रा जी भी हैं, अशोक कुमार चौधरी जी और धर्मेंद्र गुप्ता जी। काफी लोग के प्रश्न हैं, लेकिन मैं समझता हूँ समय के भी अभाव है, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत ही अपने इस व्यस्तम कार्यक्रम से समय निकाल के आज हम सब लोग को दिया है। लेकिन मैं आप सब लोग को धन्यवाद भी देता हूं, और ये बताते हुए धन्यवाद देता हूं कि आने वाले दिनों में सीरीज हमारी चलते रहेंगे। इसी प्रकार से पार्टी के कई प्रमुख नेता हमारे हर सीरीज में आपसे जुड़ते रहेंगे। आप बिल्कुल उनसे जुड़ते रहिए, और आपके मन में जो भी प्रश्न हो, एक तो हमारी 9 वर्ष की उपलब्धि को लेकर के जो हमारी पार्टी की तरफ से कार्यक्रम चल रहे हैं, वो कार्यक्रम फिजिकली भी चलेंगे, और वर्चुअल माध्यम से भी हमारे एक एक नेता आपसे जुड़ते रहेंगे, आपके शंका के समाधान भी करते रहेंगे। आपके मन में जो सरकार को लेकर प्रश्न है, मोदी जी को लेकर जो प्रश्न है, उसके भी समाधान आप सब लोग को देते रहेंगे। जल्द ही हम नए एपिसोड के साथ आप सब लोग के साथ जुड़ने वाले हैं। आज के एपिसोड में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हम सब लोग के बीच में जुड़े, और आज जिस प्रकार से इन्होंने गरीब कल्याण को लेकर के जो हमारी सरकार काम कर रही है, मोदी जी की सरकार काम कर रही है, और मोदी जी से कार्यकर्ता के नाते आप क्या अपेक्षा रखते हैं, और मोदी जी की सरकार ने क्या क्या ऐसा किया है, इन तमाम उपलब्धियों के साथ आपके बीच में जुड़े रहे हैं। आपके प्रश्नों के समस्या का समाधान भी करते रहे, और हमारे भी प्रश्न जो थे उस प्रश्न का भी आपने समाधान किया है। इसलिए पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद।